हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सबको पता है, हम सब एचपी टेक नॉन मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे बोल रहा है, द स्पेस और रीजन अबाउट द मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर within which its influence can be felt by another magnet is called magnetic field। बोलता है कि ऐसा स्पेस, ऐसा क्षेत्र या फिर रीजन जहां पे अगर हम एक मैग्नेट रखते हैं और वहां से अगर हम करंट पास करवाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि ऐसा एक क्षेत्र बन जाता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है अराइज हो जाती है। अगर दो मैग्नेट को ऐसे आपस में लेके आते हैं तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आगे बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बोलता है प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है टेट में। जैसे बोला है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। बोलता है जो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व में ये क्या करती हैं, मूव करती हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया, एक बार मैग्नेट ली हुई है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्थ टू साउथ पोल में जाती हैं, जबकि अंदर क्या होता है, जो फील्ड लाइंस हैं वो साउथ से नॉर्थ पोल को जाएंगी। सेकंड इज नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ऑब्वियस है, दिख रहा है, ये फिगर में ऐसे ही जाएंगी। अगर हम ऊपर से इसको ऐसे लेंगे, ये भी ऐसे ही जाएगी, तो ये क्या करेगी, आपस में इंटरसेक्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। ये भी ठीक है, जो बाहर है लाइंस हैं उनमें तो गैप दिखेगा, जैसे ये है, इनमें गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, लेकिन जो अंदर वाली होंगी जैसे साउथ से नॉर्थ में जा रही हैं, यहाँ पे बहुत सारा क्राउड होगा, इसलिए लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। नेक्स्ट है फोर्थ, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो क्या बोलता है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हमें क्या होता है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ये बोला हुआ है उसने। आगे बोला है द अर्थ एज अ मैग्नेट। आपको पता होगा कि अर्थ जो है एज अ मैग्नेट बिहेव करती है। जैसे मान लो ये अर्थ है, ये है ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपको पता होगा। अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेट प्लेस करते हैं, यहाँ पे मैग्नेट रखते हैं, तो आप देखोगे जहाँ मतलब ये अर्थ का भी नॉर्थ पोल है, इसका मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल है, तो आपस इक्वली जो डायरेक्शंस हैं, जो चार्जेस हैं, वो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। तो हल्का सा ये क्या करेगी, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ऐसे बिहेव करेगी, थोड़ा सा मतलब झुकाव। तो इससे पता चलता है कि जो अर्थ है वो क्या करती है, एज अ मैग्नेट बिहेव करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जो पेपर में आता है क्वेश्चन, और बड़ी बार देखा गया है इससे, एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल। जो मैग्नेटिक पोल है, यानी हमारे पास अगर ये अर्थ है तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको, ये वाला सरफेस, इसको हम बोलेंगे पोल। ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम बोलेंगे इक्वेटर। तो एंगल ऑफ डिप ये पूछा गया है, मैग्नेटिक पोल 90 डिग्री और एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर वो क्या होता है, 0 डिग्री। नेक्स्ट है द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इंक्लाइंड एट स्मॉल एंगल 15 डिग्री टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इस लाइन का ये मतलब है, जब हमारे जो बार मैग्नेट है वो शफल होती है, वो थोड़ी सी मतलब ऐसे टेढ़ी होती है, तो वो तब वो जो एंगल बनता है नॉर्मल में, अर्थ के नॉर्मल में और उसमें बार मैग्नेट में, वो हमारा होता है 15 डिग्री का, मतलब 15 डिग्री का झुकाव वहां पे होता है। ये भी क्वेश्चन सीधा पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। यहाँ पे टी डिनोट किया है टेस्ला। 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻⁴ गॉस, यहाँ पे पॉजिटिव है, और 1 गॉस अगर लिखने जाएं तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल है। और टेस्ला होता क्या है, ये यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। अब बोलते हैं
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। बोलते जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे कि अगर हम करंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अराइज, यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। इस लाइन का यही मतलब है। अब सेकंड बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक में वैसे इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बने हैं और अब तक आए हैं वो सब उनको ही मतलब ध्यान में रख के ये लेक्चर तैयार किया हुआ है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, बोलता है व्हेन अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैरिंग करंट। अब बोलता है जब हम सॉफ्ट आयरन बार को उसमें सोलेनॉइड में रखते हैं जहां पे करंट है, इट बिकम्स अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू द सोलेनॉइड। तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जो हमने आयरन बार रखी है, क्योंकि क्या होगा वहां पे करंट की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड राइज होना शुरू हो जाएगा। पर इसमें ये इंपॉर्टेंट हमसे वहां सीधे ही पूछा जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो वहाँ उसमें किसका यूज होता है, जैसे सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का मतलब किससे बना होता है, तो सॉफ्ट आयरन, इसका आंसर लिख देना सीधा। नेक्स्ट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर आप हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप ऐसे अपना, ये तो चलो राइट हैंड है, ऐसे आम ये राइट हैंड का बनाया, ऐसे डायग्राम बनेगी इसकी। तो ये है जो आपका थंब है वो डायरेक्शन को बताएगा, और जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो आपको फील्ड के बारे में, और जो मिडिल फिंगर है वो आपकी करंट के बारे में बताएगी। क्योंकि सीधा ऐसे ही पूछा जाता है, उसमें डेफिनेशंस तो उसमें आती नहीं है, इसलिए आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट फिंगर फील्ड मतलब कौन सा फील्ड होगा, सेंट्रल फिंगर करंट के बारे में, और थंब क्या मोशन या फिर डायरेक्शन उसके बारे में बताएगा। अ फैक्टर विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। कौन से फैक्टर हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, ये फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, मतलब जहाँ फोर्स ज़्यादा होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है करंट को, आई को, और फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है लेंथ को भी। और जब हम इनको कंबाइन करें तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है BIL साइन थीटा। कभी कभी ये जो इक्वेशन है ये आ जाती है, या इस पे न्यूमेरिकल कोई ऐसा केस आपको अराइज कर दिया होगा कि आपको थीटा दिया होगा, आपने उसमें बताना है कि थीटा पुट करके कौन सी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है वो एंगल बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे के से डिनोट करेंगे, KBIL साइन थीटा। अब इसमें कुछ स्पेशल केस गिवन है जो मैंने आपको बोला। अगर हम साइन थीटा यानी फिर थीटा यहाँ पे जीरो लेते हैं तो हमें पता है साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो जीरो। तो यहाँ पे फोर्स अगर ये सारी वैल्यू इसमें पुट करी तो क्या हो जाएगा, तो ये सारा क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो, यानी नो फोर्स एक्ट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, की कोई फोर्स नहीं लगेगी पैरेलल के केस में। अब नेक्स्ट है, अगर आपका साइन थीटा जो है 180 हो जाए, यानी आपका थीटा जो है 180, तो आपको पता है साइन 180 कितना होता है, साइन 180 आपको पता है कितना डिग्री, जीरो। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी प्लेस ये होगा एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वहां पे क्या होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगी और पैरेलल में होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स जो है एंटी पैरेलल होंगी एक दूसरे के। आगे है थर्ड केस है इसका, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो साइन 90 हमें पता है 1 होता है, तो वहां पे अगर साइन 90 की वैल्यू 1 पुट करी तो F इक्वल्स टू BIL, यानी यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और प्लेस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के क्या लगेगी, परपेंडिकुलर लगेगी। आगे है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इससे क्वेश्चन बन जाता है। हमें पता है अगर जब हमने मैक्सिमम निकाला तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम हमारे पास आई ऊपर इक्वेशन से F इक्वल्स टू BIL।
अब बी आई एल, यहाँ से अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू एफ अपॉन आई एल निकल जाएगा। अगर बोलते हैं हम करंट को 1 एम्पियर लें और लेंथ को 1 मीटर लें, तब क्या होगा? तो बोलता है बी इक्वल्स टू एफ आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स के बराबर आ जाएगी। ये होती है हमारी मैक्सिमम, ये क्या होगी हमारी मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट। हमें पता है, पहले पढ़ा हमने, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट होती है टेस्ला। अब इसको इसी से कंपेयर करें कि कैसे निकालेंगे। फोर्स को किस में लिखते हैं? न्यूटन में। नीचे करंट किस में होता है? एम्पियर में। और ये एल दिया हुआ है, ये हमारे पास लेंथ आएगा मीटर में। तो ये क्या बन गया? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये इसके बन गई डायमेंशंस। नेक्स्ट है डायरेक्ट करंट। अगर डायरेक्ट करंट में देखा जाए तो बैटरी इसकी एग्जांपल है। और डायरेक्ट करंट मैंने यहाँ डेफिनेशंस नहीं लिखी, क्योंकि डेफिनेशन अगर पढ़ने जाओ तो बहुत लेंदी होती हैं और समझ उसमें कुछ में नहीं आता। इसलिए इसमें जो समझने वाली बात है, टू द पॉइंट, वही लिखा हुआ है। ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, वहाँ पे वो होता है जैसे डायरेक्ट करंट। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसा ग्राफ सा बनाया है, जैसे ये टाइम है, टाइम अगर कंटिन्यूसली चला जा रहा है, वहाँ पे अगर करंट और वोल्टेज ली हुई है साथ में, तो ये क्या होता है? द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ डीसी, मतलब डीसी यहाँ पे डायरेक्ट करंट को लिखा हुआ है। जो वैल्यू होगी डायरेक्शन ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट की, करंट एंड वोल्टेज डस नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब जो करंट और वोल्टेज है वो चेंज नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब जो वो जैसे है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट हमने लिखा है अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट है, इसके एग्जांपल जैसे डायनमो है, जनरेटर है, ठीक है। ये ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ऑसिलेशन मतलब डायरेक्ट फ्लो नहीं होता, ऑसिलेट मतलब किसी चीज का ऑसिलेट करना, जैसे ऐसे हो गया आपस में एक दूसरे से टकरा के, तो अप डाउन करते हुए जाना, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, जैसे वेव की तरह हमने डायग्राम बना रखी है। तो यहाँ पे करंट वर्सेस वोल्टेज ऐसे लिया हुआ है। तो बोलता है वैल्यू ऑफ एन एसी करंट एंड वोल्टेज चेंज विथ टाइम, बोलता है ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ये एसी करंट में ऐसे होता है। और बोलता है एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, बोलता है जो एसी होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है डीसी। और एक चीज और याद रखनी, जो हमारे घरों में सप्लाई होती है वो भी एसी की होती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? इट इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बोलता है ये कन्वर्ट करने के लिए काम आती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बेस्ड होती है, कौन सा प्रिंसिपल होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करती है। अब इसके अलावा मैंने एक और कंसेप्ट ऐड किया है साथ में, वो उससे भी टेट में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है? सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस पर कुछ चार्ज है, गिवन हमें चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, उसका रेडियस आर है। अब बोलते हैं जैसे जैसे उसमें चार्ज बढ़ता जाता है, तो वहां पे उसके सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है अराइज हो जाता है उसके सरफेस पे। तो हमें पता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया चार्ज का सीधा संबंध किससे हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस से। तो हमने लिखा भी हुआ है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यहाँ पे क्यू चार्ज है और वी क्या है? वोल्टेज। और अगर हम इसको हटाते हैं तो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है हमारा? सी। तो सी क्या है यहाँ पे? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो यहाँ से अगर हम सी निकालें तो ये क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन वी। और क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में, और वी को, पोटेंशियल डिफरेंस को, करते हैं वोल्ट में। तो यहाँ पे एक चीज और लिखी है कि कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा रेडियस को। ये भी बात सही है, कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा जितना रेडियस होगा, जो जितना बड़ा होगा उसकी कैपेसिटेंस भी उतनी ज्यादा होगी, यही बोल रहा है। और अगर इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको सीधा ये वैल्यू कभी कभार दे के उन्होंने न्यूमेरिकल भी पूछ लिया होता है
यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब बोला है, ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस विच इज इक्वल्स टू फेराड, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। यानी जब हमने इसमें कन्वर्ट किया 1 फेराड इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय, या फिर पर वोल्ट, ये बोलेंगे। अब बोलते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हैं जो कि गिवन है, ऐसे पूछी जाती हैं। 1 माइक्रो फेराड इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 फेराड। 1 पिको फेराड इक्वल्स टू 10⁻⁻12 फेराड। 1 नैनो फेराड इक्वल्स टू 10⁻⁻9 फेराड। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, बोलता जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है उसके साइज पे। पहले ही हमने पढ़ा किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, उसके साइज पे। आगे एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, इफ कैपेसिटर स्टोर 1 कूलम एट 10 वोल्ट इट्स कैपेसिटेंस विल बी। अगर बोलता है किसी कैपेसिटर के स्टोर करने की कैपेसिटी जो है 1 कूलम है और 10 वोल्ट पे, तो बोलता है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। हमें जैसे पता है, एज वी नो सी इक्वल्स टू क्यू पॉन वी। अब क्यू कितना है, 1 कूलम, वोल्ट कितने हैं 10, और जब हम इसको सॉल्व करें तो आएगा 0.1 फेराड। इसके अलावा इक्वेशन हमने शायद वो एचपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे नवंबर वाले, उसमें ये सीधा क्वेश्चन था, इक्वेशन ही आ गई थी ये सीधी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब होता कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या थी, जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाए, उनका एरिया दोनों का ए है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी। तो एक चीज याद रखनी, कुछ यहाँ से इक्वेशंस बनती हैं, जैसे कि वो तो जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा एरिया को। हमने पहले भी पढ़ा कि उसके अगर साइज पे डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली साइज में आता क्या है, एरिया भी आएगा ना, तो उसमें डिपेंड करेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि वहां पे क्या होगा, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगा, उनमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा, जितने जितने वो ज्यादा वो दूर होंगे उतने ही कैपेसिटेंस किसी चीज को, मतलब कैपेसिटेंस का मतलब होता है क्या है कि किसी चीज को मतलब पार करना, उसमें से गुजरना, कंडक्टर में से, वो क्या करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा, जितना दूर होगा उतना ही कम करेगा। तो अगर दोनों को कंबाइन करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो ये बन जाएगा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन डी, एरिया अपॉन डिस्टेंस। और अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन। कई बार ऐसे होता है कि ये इक्वेशंस नहीं पूछी जाती, सीधा ये फैक्टर पूछ ली जाती है कि किस किस पे डिपेंड करता है। अभी मैंने बोला एरिया ऑफ प्लेट पे, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, कभी डिस्टेंस नहीं लिखा होगा, सेपरेशन ये वर्ड लिखा होगा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मीडियम कैसा होगा। अगर कोई मीडियम ही नहीं होगा, मतलब होगा तो वो कैसे कंडक्ट करेगा, है ना, तो मीडियम भी जरूरी होता है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ आया होगा। इसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते, लेकिन पूछ लिया जाता है इसमें से। आई होप यू गाइज यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। थैंक यू।